लोगों को अपने प्रति तत्काल सकारात्मक कैसे बनाएं? आपके चेहरे पर जैसे भाव होंगे, सामने वाला वैसे ही भाव लौटाएगा। शोध से पता चला है कि मुस्कुराते चेहरे के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देना हमारे मस्तिष्क की गहराई में रचा बसा है। मुस्कुराहट से यह संदेश जाता है, मैं आपको देखकर खुश हुआ और मैं आपको स्वीकार करता हूं। इसीलिए हर व्यक्ति मुस्कुराने वालों से हमेशा प्रेम करता है, जैसे बच्चों से। मिरर न्यूरॉन का विज्ञान। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रोफेसर रूथ कैंपबेल ने मस्तिष्क में एक मिरर न्यूरॉन खोजा है। ये मिरर न्यूरॉन चेहरों और भावों को पहचानने वाले हिस्से को सक्रिय कर देता है और प्रतिक्रिया में तत्काल मिररिंग की तस्वीर बनाता है। दूसरे शब्दों में, चाहे हमें इस बात का एहसास हो या ना हो, हम जो भाव देखते हैं हमारे चेहरे पर भी अनजाने में वैसे ही भाव आ जाते हैं। नर वानरों की तरह ही इंसानों में भी मुस्कुराहट की यही प्रतिक्रिया होती है। इससे सामने वाले व्यक्ति को यह संकेत मिलता है कि आपसे उसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो आपको व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार कर लेता है। ये प्रतिक्रिया भी हमारे मस्तिष्क की संरचना का हिस्सा है। अपनी बॉडी लैंग्वेज में सुधार। इसीलिए नियमित रूप से मुस्कुराने को अपनी बॉडी लैंग्वेज में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही आपका मन मुस्कुराने का ना हो, आपके मुस्कुराने से यह तय होता है कि आपके प्रति सामने वाले का नजरिया और उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। दूसरी तरफ, बातें करते समय भ्रिकुटी चढ़ाना एक नकारात्मक भाव है, क्योंकि इससे सामने वाले को लगता है कि या तो आप उसे पसंद नहीं करते या फिर उसकी आलोचना कर रहे हैं। अगर आपकी भ्रिकुटी चढ़ाने की आदत है तो बातें करते समय अपना हाथ माथे पर रखने की कोशिश करें, ताकि आप इस विनाशकारी आदत को छोड़ने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकें। निंदा रस साहित्य का वो अनूठा पहलू है जिसे हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने अपनी लेखनी से एक विशेष पहचान दी। सामान्यतः रस का अर्थ आनंद होता है और परसाई जी ने यह सिद्ध किया कि दूसरों की बुराई करने या सुनने में जो आनंद आता है वो किसी शास्त्रीय रस से कम नहीं है। यहां निंदा रस पर एक विस्तृत लेख प्रस्तुत है। निंदा रस एक अनूठा मानवीय स्वभाव। समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये दावा कर सके कि उसने कभी किसी की निंदा नहीं की या निंदा सुनी नहीं। साहित्य की दुनिया में जहां श्रृंगार, करुण और वीर रसों की चर्चा होती है, वहीं हरिशंकर परसाई ने निंदा रस को एक मनोवैज्ञानिक सत्य के रूप में स्थापित किया। निंदा रस का मनोविज्ञान। निंदा केवल किसी की बुराई करना नहीं है, बल्कि ये निंदा करने वाले के अहंकार की तुष्टि का साधन है। जब हम किसी दूसरे की कमियां गिनाते हैं तो परोक्ष रूप से हम स्वयं को उससे श्रेष्ठ घोषित कर रहे होते हैं। ईर्ष्या का पुत्र। निंदा का जन्म अक्सर ईर्ष्या के गर्भ से होता है। जब हम किसी की सफलता या गुणों की बराबरी नहीं कर पाते तो उसकी निंदा करना सबसे आसान रास्ता बन जाता है। आत्मसंतुष्टि। दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालकर निंदक को अपनी कमियां छोटी लगने लगती हैं। निंदकों के प्रकार। परसाई जी के अनुसार निंदक भी कई तरह के होते हैं। पेशेवर निंदक। इनका काम ही सुबह से शाम तक लोगों की कमियां ढूंढना होता है। इनके लिए निंदा एक टॉनिक की तरह है। मजबूर निंदक, जो न चाहते हुए भी किसी की बुराई सुनकर उसमें शामिल हो जाते हैं ताकि सामाजिक सामंजस्य बना रहे। मिशनरी निंदक, ये वो होते हैं जो मानते हैं कि निंदा करना उनका धर्म है ताकि समाज सुधर सके, हालांकि उनका उद्देश्य केवल नीचा दिखाना होता है। निंदा रस की महिमा। निंदा रस में एक अजीब सी सामूहिकता होती है। दो व्यक्ति जो एक दूसरे को शायद पसंद भी ना करते हों, वे किसी तीसरे की निंदा करते समय परम मित्र बन जाते हैं। ये रस लोगों को जोड़ने का एक नकारात्मक लेकिन प्रभावी जरिया है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी कमजोरी से त्रस्त होकर दूसरों की निंदा करता है। हरिशंकर परसाई। क्या निंदा हमेशा बुरी है? हालांकि निंदा को एक दुर्गुण माना गया है, लेकिन संत कबीर ने इसके एक सकारात्मक पक्ष की ओर इशारा किया था। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अर्थात अपने आलोचक को हमेशा पास रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव की कमियों को साफ कर देता है। लेकिन निंदा रस का आनंद लेने वाले सुधार नहीं, बल्कि केवल रसपान चाहते हैं। निष्कर्ष, निंदा रस एक ऐसा मीठा जहर है जिसका चस्का यदि एक बार लग जाए तो व्यक्ति अपनी रचनात्मकता खो देता है। ये दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश में स्वयं के व्यक्तित्व को बौना बना देता है। सच्चा आनंद निंदा में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सकारात्मकता में है। लोगों की मूल रुचि खुद में होती है। दूसरे आप में जितनी ज्यादा रुचि रखते हैं, उससे ज्यादा रुचि खुद में रखते हैं। इसलिए उनके साथ बातचीत करते समय आपका प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने बारे में नहीं, बल्कि उनके बारे में बातें करें। उदाहरण के लिए, आपको इस बारे में बातचीत करनी चाहिए: उनकी भावनाएं, उनके परिवार, उनके मित्र, उनकी प्रतिष्ठा,
उनकी आवश्यकताएं, उनके विचार, उनकी वस्तुएं। कभी भी अपने बारे में बातें न करें जब तक कि वे खुद आपके बारे में न पूछें। दूसरे शब्दों में मूलभूत बात यह है कि लोगों की दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ खुद में होती है। उनकी दिलचस्पी इस बात में होती है कि इसमें मेरे लिए क्या है। लोक व्यवहार में सफल होने के लिए आपको इस नियम को मानवीय संबंधों की बुनियाद मान लेना चाहिए। और अगर कोई आपके बारे में नहीं पूछता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी आप में दिलचस्पी नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बारे में चर्चा न छेड़ें। कुछ लोग मानव स्वभाव के इस मूलभूत सिद्धांत से निराश हो जाते हैं और दूसरों को स्वार्थी मानते हैं। यह सोचना फैशन में है कि हमें देते समय बदले में कुछ पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से देने वाले ज्यादातर लोग इस आधारभूत नियम पर चलते हैं कि आप जो देंगे वो किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय सूद समेत आपके पास वापस लौट आएगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जीवन में हमारा हर काम आत्मरुचि या स्वार्थ द्वारा प्रेरित होता है। आप परोपकारी संस्था को जो दान देते हैं वो भी आत्मरुचि द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि दान देते समय आप उदारता की भावना महसूस करते हैं। निष्कर्ष यह है कि गोपनीय दान करने के बावजूद आपको उसका पुरस्कार मिल जाता है। मदर टेरेसा ने दूसरों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया ताकि वे ईश्वर की सेवा करने की संतुष्टि महसूस कर सकें। और ये सभी काम नकारात्मक नहीं, सकारात्मक हैं। जो लोग दूसरों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वे खुद में रुचि लेना छोड़ दें, वे लगातार निराश होते हैं और मानव स्वभाव पर दुखी होते रहते हैं। किसी को महत्वपूर्ण अनुभव कराने का महत्व। मानव स्वभाव की सबसे बड़ी जरूरतें हैं महत्वपूर्ण अनुभव करना, सम्मान पाना और प्रशंसा पाना। थॉमस ड्यूई। वैवाहिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि महिलाओं के दीर्घकालीन संबंध तोड़ने का प्रमुख कारण दुर्व्यवहार, क्रूरता या शोषण नहीं होता है। असली कारण तो प्रशंसा का अभाव होता है। महत्वपूर्ण अनुभव करने की मानवीय आवश्यकता भूख जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से ज्यादा ऊंची होती है, क्योंकि खाना खाने के बाद व्यक्ति की भूख मिट जाती है। महत्वपूर्ण अनुभव करने की आवश्यकता प्रेम की आवश्यकता से भी ज्यादा ऊंची है, क्योंकि जब प्रेम हासिल हो जाता है तो वो आवश्यकता भी तृप्त हो जाती है। यह आवश्यकता सुरक्षा से भी ज्यादा ऊंची है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित होता है तो सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। महत्वपूर्ण अनुभव करने की इच्छा सबसे प्रबल मानवीय इच्छा है, और यह एक ऐसा गुण है जो हमें जानवरों से अलग करता है। इसी वजह से लोग किसी खास ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, नई लेटेस्ट कारें खरीदते हैं, अपने दरवाजे की नेम प्लेट पर उपाधियां लिखवाते हैं या अपने बच्चों के बारे में डींगे हाँकते हैं। यही वो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बच्चे गली के गैंग में शामिल होते हैं। कुछ लोग तो कुख्यात बनने की चाह में अपराधी या खूनी तक बन जाते हैं। इंसान के अवचेतन मन में एक प्रबल इच्छा होती है कि उसे जो दिया गया है वो भी बदले में उतनी ही मूल्य की कोई चीज लौटाए। अगर आपने किसी को उसकी कोई मनपसंद चीज दी है तो वो भी बदले में आपको कोई ऐसी चीज देना चाहेगा या कोई ऐसा काम करना चाहेगा जो आपको पसंद आए। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने ऐसे मित्र का कार्ड मिलता है जिसे उसने कार्ड नहीं भेजा था, तो उसके मन में तत्काल अपने उस मित्र को कार्ड भेजने की इच्छा जाग जाएगी और वो तुरंत कार्ड भेजने की कोशिश करेगा। जब आप किसी पर उपकार करते हैं तो वो आमतौर पर इसका बदला चुकाने के अवसर की तलाश में रहेगा। अगर आप किसी की प्रशंसा में कोई बात कहते हैं तो वो ना सिर्फ आपको पसंद करेगा बल्कि इसके बदले में आपकी प्रशंसा करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन अगर आप अलग थलग या एकांत प्रिय दिखेंगे तो लोग आपको गैर दोस्ताना मान लेंगे और आपके साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आप उदासीन रहते हैं तो लोग आपको रूखा या बेपरवाह मान लेंगे और आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप किसी का अपमान करते हैं तो उसके मन में उसका बदला चुकाने की इच्छा जाग जाती है। जब आप कोई नकारात्मक काम करते हैं तो आपको बदले में उससे भी ज्यादा नकारात्मक चीज मिलती है। बहरहाल, जब आप कोई सकारात्मक काम करते हैं तो किसी न किसी मोड़ पर आपको बदले में सकारात्मक चीज मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है जो शायद ही कभी असफल होता है। लोकप्रिय बनने के लिए किसी न किसी तरह लोगों को ये एहसास कराएं कि वे आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस तरह व्यवहार करेंगे कि आप उनसे बेहतर हैं तो वे या तो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे या फिर आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। ये सकारात्मक संबंध बनाने के लिए हानिकारक है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी दिन किसी रेस्तोरां में बहुत अच्छा खाना मिलता है या स्टोर में सेल्समैन आपका हालचाल पूछता है या हवाई जहाज में सफाई कर्मचारी आपके गंदे बर्तन ले जाती है, तो मुस्कुराकर उसके शिष्टाचार के लिए उसे धन्यवाद दें।
जब आप इन तीनों आधारभूत पहलुओं को समझ लेंगे और स्वीकार कर लेंगे तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप में दूसरों को प्रभावित करने की आश्चर्यजनक शक्ति आ गई है। अपनी बातों में दूसरों की दिलचस्पी कैसे जगाएं? कौन सबसे ज्यादा दोस्त बनाता है और हर मिलने वाले का प्रेम हमेशा हासिल कर लेता है? जवाब है कुत्ता। वो आपको देखते ही रोमांच से अपनी पूंछ हिलाने लगता है, आपको हर दृष्टि से आदर्श मानता है और आप में और सिर्फ आप में रुचि लेता है। वो आपके बारे में कभी कोई नकारात्मक बात नहीं कहता, आपको महान गायक मानता है और जब आप रात को घर लौटते हैं तो आपको देखकर बेहद रोमांचित हो जाता है। वो बिना शर्त प्रेम देता है, उसके कोई छिपे इरादे नहीं होते, वो भुगतान नहीं मांगता और वो आपको जीवन बीमा की पॉलिसी भी नहीं बेचना चाहता। लोगों से सिर्फ उन चीजों के बारे में बातें करें जिनमें उनकी रुचि हो, उन चीजों के बारे में बातें न करें जिनमें आपकी रुचि हो। ज्यादातर लोगों को सिर्फ यही परवाह होती है कि वे क्या चाहते हैं और उनकी दिलचस्पी किन चीजों में है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, अगर आप मछली पकड़ने जाते हैं तो कांटे में चारा फंसाते समय ऐसी चीज लगाने का कोई फायदा नहीं है जिसे आप खाना चाहते हो, जैसे स्टीक, हैमबर्गर या चॉकलेट आइसक्रीम। कांटे में उस चीज का चारा फंसाएं जिसे मछली पसंद करती हो, कीड़ा या बदबूदार झींगा। दूसरों को प्रभावित करने का यही एक तरीका है, सिर्फ उस बारे में बात करें जो वे चाहते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों के साथ बातचीत करते समय प्रभावी या दिलचस्प इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे सिर्फ अपने और अपनी आवश्यकताओं के बारे में बातें करते रहते हैं। आप दूसरों का ध्यान तभी आकर्षित कर सकते हैं जब आप इस बारे में बात करें कि वे क्या चाहते हैं और फिर उन्हें बता दें कि वे अपनी मनचाही चीज कैसे हासिल कर सकते हैं। अंधभक्ति के पीछे का मनोविज्ञान, ईश्वर और इंसान के प्रति अटूट विश्वास। अंधभक्ति वो स्थिति है जहां व्यक्ति तर्क, प्रमाण और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को त्याग कर किसी सत्ता या व्यक्ति पर पूर्णतः विश्वास कर लेता है। मनोविज्ञान के नजरिए से इसके पीछे कई प्रमुख कारण होते हैं। 1. अनिश्चितता का डर और सुरक्षा की खोज। मनुष्य स्वभाव से अनिश्चितता से डरता है। भविष्य का डर, मृत्यु का भय और जीवन की जटिलताएं हमें असुरक्षित महसूस कराती हैं। जब कोई व्यक्ति ईश्वर या किसी मसीहा रूपी इंसान पर अंधविश्वास करता है तो उसे एक मानसिक सुरक्षा कवच मिल जाता है। उसे लगता है कि कोई है जो उसे हर मुसीबत से बचा लेगा। 2. संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारे सामने हमारे विश्वास के खिलाफ कोई सबूत आता है तो हमारे दिमाग में एक बेचैनी पैदा होती है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अंधभक्त इस बेचैनी से बचने के लिए उन सबूतों को ही नकार देते हैं। वे केवल वही जानकारी स्वीकार करते हैं जो उनके विश्वास को पुष्ट करती है। इसे कन्फर्मेशन बायस भी कहा जाता है। 3. हेलो इफेक्ट, द हेलो इफेक्ट। इंसानों के प्रति अंधभक्ति में यह बहुत काम करता है। यदि हम किसी व्यक्ति के एक गुण जैसे बोलने की कला या आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि उस व्यक्ति के अन्य सभी निर्णय और गुण भी सही होंगे। इसी वजह से लोग गुरुओं या नेताओं की गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। 4. समूह का हिस्सा बनने की इच्छा, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। किसी विशेष पंथ या विचारधारा से जुड़कर उसे एक पहचान मिलती है। जब पूरा समूह एक ही दिशा में सोच रहा होता है तो व्यक्ति के लिए अकेले खड़े होकर सवाल पूछना कठिन हो जाता है। समूह का हिस्सा बने रहने का दबाव उसे अंधभक्ति की ओर धकेलता है। 5. जिम्मेदारी से मुक्ति। अंधभक्ति का एक बड़ा कारण जिम्मेदारी का हस्तांतरण है। जब हम किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं तो हम अपने जीवन के कठिन निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी उसी पर छोड़ देते हैं। यह हमें मानसिक रूप से हल्का महसूस कराता है कि जो होगा उनकी इच्छा से होगा। अंधभक्ति और वास्तविक श्रद्धा में अंतर। श्रद्धा और अंधभक्ति के बीच एक बारीक रेखा होती है। श्रद्धा, इसमें प्रेम और विश्वास होता है लेकिन विवेक जीवित रहता है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अंधभक्ति, इसमें प्रश्न पूछना पाप या द्रोह माना जाता है। यहाँ तर्क का स्थान केवल समर्पण ले लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि अंधभक्ति अक्सर व्यक्ति की आंतरिक कमजोरी और अस्पष्टता का परिणाम होती है। एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि हम विश्वास तो रखें लेकिन अपनी आलोचनात्मक सोच को कभी न खोएं। कैसे बोलें ताकि पुरुष सुने। शोध से पता चला है कि आपस में बात करते समय पुरुष कुछ विशिष्ट नियमों का प्रयोग करते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए पुरुषों से बात करते समय इन नियमों को समझना और इनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पुरुषवाणी के नियम बताए गए हैं। पहला, पुरुष को एक बार में एक ही चीज दो। पुरुषों के मस्तिष्क में कंपार्टमेंट बने होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुरुषों का मस्तिष्क छोटे छोटे कमरों में विभाजित होता है, जिनमें से हर कमरे में एक अकेले काम की जगह होती है। कभी किसी पुरुष पर एक साथ बहुत से काम या चीजें ना थोपें। अपने विचारों को अलग अलग रखें। एक समय में एक ही मुद्दे पर बात करें। दूसरा, उन्हें बोलने का मौका दें।
पुरुषों के मस्तिष्क की ऐसी संरचना होती है कि या तो वह बोल सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। ज़्यादातर पुरुष ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए पुरुष बारी बारी से बोलते हैं। उन्हें बोलने का मौका दें, अपना वाक्य पूरा करने दें, बीच में टोका टाकी ना करें। तीसरा, सुनते समय भावहीन चेहरा रखें। पुरुष सोचते हैं कि सुनते समय अगर किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा भाव आते हैं तो उसके साथ मानसिक या भावनात्मक समस्याएं हैं। किसी पुरुष की बात सुनते समय चेहरे पर गंभीर भाव रखें और सुनते समय हाँ हाँ करते रहें, जैसे ओह अच्छा या हूँ हाँ, ताकि उसे आगे बोलते रहने का प्रोत्साहन मिले। चौथा, उसे तथ्य और जानकारी दें। पुरुष के मस्तिष्क स्थानिक कामों के लिए बने हैं और उनकी दिलचस्पी चीज़ों के संबंध में होती है। समस्याओं के समाधान दिखाएं, तथ्य और प्रमाण दें, भावनात्मक निवेदन करने से बचें। इसके बजाय अपनी बात को साबित करें। नंबर 5, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें। पुरुषों के वाक्य महिलाओं के वाक्यों से छोटे होते हैं और उनमें ज्यादा तथ्य, आंकड़े, जानकारी तथा समाधान रहते हैं। संकेत ना दें, ना ही संकेत की खोज करें। अपनी बात का मतलब स्पष्ट करें और सीधे मुद्दे पर आ जाएं। कैसे बोलें ताकि महिलाएं सुनें? शोध से पता चला है कि महिलाएं आपस में बातचीत करते समय कुछ खास नियमों का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला के साथ बातचीत करते समय आपके लिए इन नियमों को समझना और इनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह महिला वाणी के नियम है। पहला, बातचीत में शामिल हों। बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार ना करें। महिलाओं के मस्तिष्क एक साथ बोल और सुन सकते हैं, इसीलिए अक्सर सभी महिलाएं एक साथ बोलती नजर आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐसा कर सकती हैं। अगर आप बोलने से पहले अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो शायद आप बूढ़े हो जाएंगे। अगर आप महिलाओं के साथ बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते तो वे ऐसा समझेंगे कि आपकी रुचि नहीं है या आप उनके प्रति आलोचनात्मक राय रखते हैं। दूसरा, सुनते समय चेहरे के भावों का इस्तेमाल करें। किसी महिला के चेहरे के भाव उनकी भावनाओं को उजागर कर देते हैं, इसलिए उसके साथ बातचीत करते समय उससे तालमेल बनाने के लिए उनके भावों और मुद्राओं को प्रतिबिंबित करें। ध्यान रखें, किसी पुरुष के साथ बातचीत करते समय ऐसा कदापि ना करें। तीसरा, उसे व्यक्तिगत जानकारी दें और भावनाएं बताएं। महिला मस्तिष्क दूसरों की भावनाओं को समझने और लोगों के आपसी संबंधों के मूल्यांकन के लिए बना होता है। उसे अपने और अपने परिवार के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दें। इसके अलावा उनके बिना पूछे चीजों के बारे में अपनी व्यक्तिगत भावनाएं बताएं। चौथा, अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति करें। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा लंबे वाक्य बोलती हैं। किसी महिला के एक ही वाक्य में कई विषय शामिल हो सकते हैं, जिनमें उन विषयों के बारे में उनकी भावनाएं भी शामिल हो सकती हैं। किसी महिला के सामने तत्काल मुद्दे पर ना आए। किसी समस्या का जल्दी से समाधान पाने के लिए दबाव न डालें या कुछ बेचने की आतुरता न दिखाएं। दोस्ताना, सहमत और आरामदेह बने।